नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ मेरी आत्मकथा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, उसका अगला अंश लेकर, और जिसका शीर्षक है इष्ट वियोग। इन्हीं दिनों में हमारे परिवार पर मौत ने जो हमला किया, उसके पहले मैंने किसी की भी मौतें होते नहीं देखी थी। जब मेरी माँ की मौत हुई उस वक्त मैं बहुत छोटा था। वह कई दिनों से बीमार थी, लेकिन हमें यहाँ तक मालूम नहीं पड़ा कि उसकी बीमारी कब बढ़ी। वह हमारे ही कमरे के दूसरे बिस्तर पर सोया करती थी। मुझे याद है कि वह बीमारी में ही उसे एक बार नदी में नाव पर घुमाने के लिए ले गए थे और वहाँ से लौटने पर उसे तीसरी मंजिल के कमरे में रखा गया था। जिस समय माँ की मृत्यु हुई, हम नीचे की मंजिल के एक कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। याद नहीं उस समय कितने बजे थे। हमारी बूढ़ी दाई माँ हुंकारा देती हुई उस समय हम लोगों के पास आई और कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारा सब कुछ चला गया। अरे भाग्य, तूने ये कैसा प्रहार किया। उस भयावह समय में हमें दुख का धक्का न बैठने पावे, इसलिए हमारी भौजाई हम उस पर नाराज़ हुई और उसे दूसरी जगह ले गई। उसके शब्द सुनकर मैं कुछ जाग पड़ा और मेरा दिल धड़कने लगा। डर के मारे आंखों के आगे अंधेरी सी छाने लगी, पर ख़ास बात मेरे ख्याल में उस समय तक भी ना आई। सुबह उठने पर माँ की मौत की खबर हमें मिली, लेकिन उस खबर से मेरा कितना और क्या रिश्ता है, ये मैं नहीं समझ पाया। बरामदे में आकर देखता हूँ तो मेरी माता खाट पर सुलाई गई है। उसके चेहरे पर मौत का डर पैदा करने वाला कोई निशान नहीं था। उस समय मौत का रूप शांत और गहरी नींद की तरह प्रसन्नता से भरा था। जिंदगी और मौत के गहरे फर्क की कोई छाप हमारे दिल पर उस समय नहीं पड़ी थी। बड़े फाटक से माँ का शव बाहर निकला। हम सब शमशान में गए। उस समय इस फाटक में फिर से आकर घर के कामकाज में अपनी जगह पर मेरी माँ अब फिर कभी नहीं होंगी, ये विचार आते ही मेरा मन शोक के समंदर के तूफान में डगमगाने लगा। दिन की घड़ियाँ एक के बाद एक बीतने लगी। सांझ हुई, हम लोग शमशान से लौटे। अपने मोहल्ले में आते ही मेरी निगाहें पिताजी के कमरे पर गईं। वे बरामदे में अब तक ध्यान में डूबे निश्चल बैठे थे। घर की सबसे छोटी बहू ने हम बिन माँ के बच्चों की सार संभाल का काम अपने हाथों में लिया। हमारा खाना, कपड़े लत्ते आदि की व्यवस्था उसने अपने ऊपर ले ली। उसके सिवाय वह हमेशा हमें अपने ही पास रखती, जिससे कि हमें माँ की याद न आने पाए। सजान वस्तुओं में ये गुण होता है कि उपाय संभव बातों को वे अपने आप ही ठीक कर लेती हैं। जिन बातों की पूर्ति नहीं हो सकती, उन बातों को भुलाने में सहायता देती हैं। बचपन में ये ताकत खास होती है, इसीलिए कोई भी घाव इस उम्र में गहरा नहीं हो पाता और न कोई घाव ही स्थायी हो पाता है। हमारे पर पड़ी हुई मौत की ये छाया भी अपने पीछे अंधेरा न छोड़कर जल्दी ही खत्म हो गई। आखिर छाया ही तो ठहरी। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो बसंत के दिनों में जब वासंती शोभा अपनी पूरी सुंदरता से खिलती है, चमेली के कुल फूल मैं अपने दुपट्टे के कोने में बांध लिया करता और पागल की तरह इधर उधर भटकता रहता था। उन सुहानी कोमल कलियों का जब मेरे सिर से स्पर्श होता तो मैं समझता कि मेरी स्वर्गवासी माँ की उंगलियाँ मुझे छू रही हैं। माँ की उन कोमल अंगुलियों में भरा हुआ प्यार और इन कोमल कलियों का प्यार मुझे एक सा ही मालूम होता था। उन दिनों मुझे ऐसा भी मालूम होता था कि भले ही हमें मालूम पड़े या न पड़े, मिले या न मिले, लेकिन इस संसार में प्यार लबालब भरा पड़ा है। मौत का ये चित्र मेरी बहुत छोटी उम्र का है, लेकिन मेरी उम्र के 24वें साल में मौत से मेरा जो परिचय हुआ वह बहुत दिनों से ज्यों का त्यों बना हुआ है। मौत एक के बाद एक चोट करती जा रही है, उसके कारण आंसुओं की धारा भी बह रही है। बचपन में कोई चिंता नहीं रहती, ये उम्र बड़ी बेपरवाही की है। बड़ी से बड़ी मुसीबतों को थोड़े ही समय में भुला दिया जाता है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ मुसीबतों को भुलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बचपन सुहाना और जवानी दुख भरी मानी गई है। बचपन में हुआ मौत का प्रहार मैं कभी का भूल गया, किंतु बड़ी उम्र के आघात ने मेरे दिल में बड़ा गहरा जख्म किया। जिंदगी के सुख दुख के लगातार प्रवाह में भी कभी रुकावट खड़ी हो जाती है, ये मैं अब तक नहीं जानता था। इसी कारण मैं जिंदगी को ही सब कुछ समझता था, उसके सिवाय और कुछ नहीं। ये मेरी पक्की धारणा थी।
परंतु जब मेरे परिवार में मौत का आना हुआ तब मेरी ज़िंदगी के अमन के 2 टुकड़े हो गए। इस कारण मैं हड़बड़ा गया। मेरे चारों ओर सब जगह पेड़, पंछी, जल, सूरज, आकाश, चाँद, तारे आदि सब चराचर वस्तुएं पहले की तरह मौजूद थीं। उनमें तनिक भी फर्क नहीं पड़ा था, पर इन्हीं वस्तुओं की तरह सच्चाई के साथ जमी पर रहने वाला तथा मेरे जीवन, आत्मा और हृदय से परहित रूप में जुड़ा होने के कारण जिसकी सत्यता मौजूदगी मुझे अधिक मालूम थी, वही जीव पल भर में सपने की तरह नष्ट हो गया। जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो मुझे आसपास की सारी बातें झूठ सी लगने लगी। भला गए हुओं का रहे हुओं से या दृश्य का दृश्य से मेल कैसे बैठाया जा सकता है। दुनिया के दूसरे हिस्से में आज़ाद ज़िंदगी का आंदोलन कभी बंद नहीं होता। वहाँ आम इंसान का इसके लिए प्रयत्न चलता रहता है और हम तो कहानी की भिखारिणी की तरह एक ओर खड़े रहकर बड़ी लालसा के साथ रास्ता जोहते रहते हैं। अपनी तैयारी करके संसार के स्वतंत्रता उत्सव में शामिल होने का क्या हमें भी कभी मौका मिला है? जहाँ फूट का बोलबाला है, एक दूसरे को अलग करने वाली हजारों बातें होती हैं, ऐसे देश में दुनिया की आज़ादी का स्वतः अनुभव पाने की इच्छा अधूरी ही रहेगी। बचपन में अपने नौकरों द्वारा खींची गई सफ़ेद खड़िया की रेखाओं के भीतर रहकर जिस जानने की इच्छा से मैं बाहरी संसार को देखता रहता था, उसी जानने की इच्छा से अपनी इस जवानी में भी मनुष्य संसार की ओर देखता रहता था। ये बातें यद्यपि मुझे कभी तो मिलने वाली और कभी मुझसे बहुत दूर रहने वाली मालूम हुई, तो भी उससे यदि रिश्ता न हुआ, उसके द्वारा कभी हवा की लहरें पैदा न हुई, उसका प्रवाह बहने न लगा और बाहर के लोगों के आने जाने लायक वहाँ का रास्ता न हुआ, तो हमारे चारों ओर एकत्रित मृत वस्तुएं कभी दूर नहीं होंगी। उनका एक बड़ा भारी ढेर हो जाएगा जिसके नीचे हमारी ज़िंदगी बिना कुचले नहीं रहेगी। बरसात में केवल काले बादल आसमान में जमा हो जाते हैं और फिर पानी गिरने लगता है। शरद ऋतु के आकाश में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, परंतु पानी नहीं पड़ता। और एक जगह से ये सब ठीक भी होता है और एक तरह से ये ठीक भी होता है, क्योंकि ये फसल आने का वक्त होता है। ये बात मेरी कविता के बारे में भी कही जा सकती है। कवि के जीवन में जब बरसात की मौसम का बोलबाला था, तब कल्पना के भाव के सिवाय उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। कल्पना के बादल जमते तेज धारा के साथ पानी पड़ने लगता। उस समय मैं जो कुछ लिखता वह स्पष्ट नहीं होता। मेरी कविता स्वच्छंद विहार किया करती, परंतु मेरे जीवन के शरद काल में रचे हुए कड़ी ओ कोमल नामक पद्य संग्रह के बारे में ऐसा कहा जा सकेगा कि आकाश बादलों से ढका था और ज़मीन पर फसल आती हुई दिखलाई पड़ती थी। उस समय वास्तविक दुनिया से मैं परिचय कर रहा था। इन्हीं दिनों मेरी भाषा और छंदों ने निश्चयपूर्वक अनेक तरह के रूप बनाने का यत्न किया। इस तरह मेरी ज़िंदगी की किताब के दूसरे हिस्से का खात्मा हुआ। अब भीतर बाहर के इकट्ठे होने के जानकार से अजानकार का मेल करा देने के दिन चले गए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी इंसानों के निवास स्थान में रहकर पूरी करनी है। इस प्रवास में मिलने वाली भली बुरी बातों या सुख दुख के दौरान की ओर अब कारण रहित होकर चित्र के समान देखने वाले मात्र बनने से काम नहीं चलेगा। अब तो इनका गहरा विचार करना होगा। एक ओर नई बातें पैदा हो रही हैं, दूसरी ओर कुछ बातें बीतती जाती हैं। एक ओर जयगान हो रहा है, दूसरी ओर मुंह पर बदनामी की कालख छा रही है। एक ओर आपसी झगड़े बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर मन मिलने से आनंद ही आनंद छा रहा है। इस तरह हम जिंदगी में एक दूसरे के खिलाफ अनेक तरह की असंख्य घटनाएं हर समय घट रही हैं। जिंदगी की आखिरी रहस्य भरी सांझ तक पहुंचने के रास्ते में अनंत अड़चनें, अनेक दुश्मन और कठिनाई हैं। इन सबों के बीच से मेरा मार्ग दिखाने वाला बड़ा जोश और चतुराई से इन सबों के बीच में से मेरा मार्ग दिखाने वाला बड़े जोश और चतुराई से मेरे लक्ष्य की ओर मुझे ले जा रहा है। उस चतुराई का वर्णन करने की या उस रास्ते की रूपरेखा खींचने की ताकत मुझ में नहीं है। इस रास्ते के गहरे रहस्य को स्पष्ट करने की ताकत मेरे में न होने से मैं इस बारे में यदि कोई चित्र खींचूंगा तो मुझे आशा है कि उसके कदम कदम पर वहम ही पैदा होंगे। उस मूर्ति की रूपरेखा खींचकर उसके अलग अलग हिस्सों को दिखाने का यत्न असफल ही होगा। उसमें दिशा नहीं मिलेगी। हाँ, ऊपर की
धूल भले ही मिल जाए पर अंतरंग की भेंट का आनंद अपने को नहीं मिलेगा। इसलिए अंतर्मन के मंदिर के दरवाजे पर अपने पाठकों को पहुंचाकर अब मैं उनसे विदा लेता हूं। तो ये था आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार। जय माँ भारती।